Hello guys, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is sterilization and disinfection. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इस टॉपिक को थॉरली पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेरिलाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर इन वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी आर्टिकल को, सरफेस को या फिर मीडियम को किससे फ्री करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं? डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो, हम इसको क्या, इससे वेजिटेटिव फॉर्म होती है मींस अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव फॉर्म में होता है मतलब वो एक्टिव है, और स्पोर फॉर्म में मींस इनएक्टिव है, मींस उसको ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं मिल रही एक्टिव में होने के लिए। जैसे ही उसको ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाएगी वो क्या है, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। तो कोई भी आर्टिकल, सरफेस या फिर मीडियम हो तो उसको हम किससे फ्री करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो चाहे स्पोर फॉर्म में हो। ये होती है हमारी स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्शन। इट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन बट नॉट नेसेसरीली स्पोर्स। ये भी क्या होती है, हम इसमें डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो क्या है इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, हम यहाँ पे जितनी भी स्पोर फॉर्म है उनको, सारी जितनी भी सारी स्पोर फॉर्म है उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। लेकिन स्टेरिलाइजेशन में वेजिटेटिव फॉर्म हो या चाहे स्पोर फॉर्म में हो, सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। All organism may not be killed, but the number is reduced that is longer harmful to health. डिसइंफेक्शन में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे किल नहीं हो पाते, लेकिन उनका नंबर इस हद तक कम हो जाता है कि वो क्या है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होता है। अब देखेंगे यूजेस क्या होते हैं स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। जितने भी सर्जरी में और जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं लाइक एंडोस्कोपी, इन सब में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इनको स्टेरिलाइज करने के लिए क्या है, यूज होती है ये प्रोसेस। फॉर मीडिया एंड रीएजेंट यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में जितने भी मीडिया और रीएजेंट्स यूज होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होता है। फिर आगे हम देखेंगे मेथड। मेथड क्या होते हैं स्टेरिलाइजेशन की? हमारे तीन मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ये तीन मेथड होते हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे। पहले हम फिजिकल मेथड पढ़ेंगे। फिजिकल मेथड में हमारे क्या क्या आते हैं? सनलाइट, हीट, ड्राई हीट। ड्राई हीट में होते हैं हमारे टाइप्स, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर अवन। हीट का जो सेकंड पार्ट होता है हमारा मॉइस्ट हीट। हीट में दो पार्ट आएंगे, ड्राई हीट, ड्राई हीट के हमारे ये पार्ट्स हो गए। फिर हमारा आता है मॉइस्ट हीट। फिर थर्ड है पार्ट हमारा फिजिकल मेथड का ओजोन। फिर फोर्थ फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। इन सबको हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे मैकेनिकल मेथड में आते हैं स्क्रबिंग, सेडिमेंटेशन। केमिकल मेथड में हमारे आते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, हेलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, डाइज एंड गैसेज। ये सब सारे हमारे क्या है, मेथड स्टेरिलाइजेशन के। सो लेट्स स्टार्ट आवर फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमारा फर्स्ट आता है सनलाइट। सनलाइट हैज एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। सनलाइट क्या है, एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है। मींस साइडल मींस अगेंस्ट, मतलब जो जर्म होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्ट होता है। क्योंकि इसमें किस चीज का कंटेंट होता है, इसमें यूवी रेज प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या है, जर्मिसाइडल इफेक्ट देता है, जर्म्स को किल करता है। इट इज नेचुरल मेथड। ये हमें पता है सनलाइट क्या नेचुरली मिलती है हमें, तो इट इज अ नेचुरल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का इन केस ऑफ वाटर इन टैंक्स, रिवर एंड लेक्स। जनरली ये हम कहाँ पे यूज करते हैं ये वाला मेथड? जो टैंक्स में वाटर होता है उनके लिए, रिवर्स में या फिर लेक्स में। फिर नेक्स्ट है हमारा हीट। हीट इज मोस्ट ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जो हीट वाला है ये सबसे अच्छा और कॉमनली एम्प्लॉय होता रहता है ये मेथड स्टेरिलाइजेशन का। तो इसके दो टाइप्स हैं, दो टाइप ऑफ हीट हम यूज करते हैं, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। पहले हम इनके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे कि जो ड्राई हीट होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है और मॉइस्ट हीट होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। ड्राई हीट kills the organism by denaturation of bacterial protein, oxidative damage and by toxic effect of elevated of electrolytes। ड्राई हीट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैसे किल होता है, उसके बैक्टीरियल प्रोटीन की क्या हो जाती है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मींस प्रोटीन क्या है, डैमेज हो जाता है। उसके जो जितने भी बॉन्ड होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज होती है एंड बाय टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस जो
टॉक्सिक मतलब जो प्रोटीन के बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे क्या है, ड्राई हीट, ये ड्राई हीट इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर मोइस्ट हीट कैसे करता है? मोइस्ट हीट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो मोइस्ट हीट है वो कैसे किल करता है? डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचर कर देगा बैक्टीरियल प्रोटीन को, अभी हमने बताया था, और कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। कोआगुलेशन मीन्स क्लॉट फॉर्म होना, ठीक है, वैसे ही प्रोटीन्स का क्या है, क्लॉट फॉर्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, तो अब हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ये फॉलोइंग प्रोसीजर यूज होते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए। फर्स्ट है रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा रेड लाइट या फिर रेड हीट। रेड हीट पढ़ते हैं। इनोकुलेटिंग वायर्स और लूप्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप्स एंड नीडल्स आर हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नसन टिल दे बिकम रेड हॉट। जो हमारी इनोकुलेटिंग वायर्स होती है जो हम, और लूप्स होती है, हमारी लेबोरेटरी में होते हैं सब। टिप्स ऑफ फोर्सेप, जो फोर्सेप होती है हमारी, उनकी टिप्स या फिर नीडल्स, इन सबको हम क्या है, एक बंसन बर्नर होता है, उसकी जो फ्लेम होती है उसके ऊपर रखते हैं, जब तक वो क्या है, रेड हॉट मीन्स इतने गर्म ना हो जाए कि वो हमें रेड दिखे, तब तक हम उस फ्लेम के ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये स्टेरलाइज हो जाते हैं। वो जब रेड हॉट दिखने लग जाएंगे ना हमें, तो वो क्या है, स्टेरलाइज हो जाते हैं। तो ये हमारा है रेड हीट का मेथड। नेक्स्ट है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में हम क्या करेंगे, ग्लास लाइट्स, scalpels, mouth of culture tubes are passed through the Bunsen flame without allowing them to become red hot. फ्लेमिंग में हम क्या करते हैं, रेड हीट और फ्लेमिंग में क्या डिफरेंस है? फ्लेमिंग में हम सिर्फ फ्लेम पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको रेड हीट नहीं होने देते। जैसे ग्लास लाइट्स हो गई, स्कालपेल्स हो गई, और जो कल्चर ट्यूब्स के माउथ होते हैं, हम उनको बंसन की फ्लेम पे क्या करेंगे, पास करेंगे, उनको अलो नहीं करते, इतनी देर तक नहीं रखेंगे कि वो रेड हॉट हो जाए। उनको रेड हॉट नहीं होने देना है हमें फ्लेमिंग में, बल्कि रेड हीट में हम क्या, उनको रेड हॉट होने देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसिनरेशन। इन दिस मेथड इन्फेक्टिव मटेरियल इज reduced टू एशेज बाय बर्निंग। इस मेथड में हम जो इन्फेक्टिव मटेरियल है उसको बर्न करके एशेज में चेंज कर देते हैं। एशेज मीन राख। जैसे हम किसी भी पेपर को बर्न करके एशेज में चेंज कर देते हैं, ऐसे ही क्या है, इन्फेक्टिव मटेरियल को बर्न करके हम रिड्यूस कर देते हैं एशेज में। इंस्ट्रूमेंट नेम्ड इंसिनरेटर मे बी यूज फॉर दिस पर्पज। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इंसिनरेशन प्रोसेस में होता है इंसिनरेटर। सोयल ड्रेसिंग, सोयल ड्रेसिंग एनिमल कार्केसेस मीन्स एनिमल डेड बॉडीज। बेडिंग और जो पैथोलॉजिकल मटेरियल होता है, इस मेथड में हम इन सब चीज़ों को क्या है, एशेज में रिड्यूस करते हैं। फिर आता है हमारा हॉट एयर ओवन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है मेथड। The oven is electrically heated and is fitted with a fan to ensure adequate and even distribution of hot air in the chamber. तो अवन है, ये हमारा हॉट एयर अवन है। इसमें हम क्या है, इसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं और इसके अंदर एक फैन फिट करते हैं, ताकि वो फैन क्या है, वो जो हॉट एयर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे चैम्बर के अंदर। इट इज ऑल्सो फिटेड विद द थर्मोस्टेट दैट मेंटेन द चैम्बर एयर एट चूजन टेम्परेचर। हम इसके अंदर एक थर्मोस्टेट मीन्स थर्मोमीटर भी लगाते हैं, जो क्या है, चैम्बर की टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जितना भी हमने टेम्परेचर चूज किया है। तो ये हमारा हॉट एयर ओवन है। ये थर्मोस्टेट है, थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। ये ये क्या है, हमारी डबल वॉल है इस इंसुलेटेड चैम्बर की। मीन्स ये क्या है, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती। ये ट्रे है हमारी सैंपल रखने के लिए, और ये हमारा टाइमर है सेट करने के लिए, और ये भी टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है। यहाँ से हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं कि कितना हमें टेम्परेचर करना है। ये ऑन ऑफ स्विच है। ये हमारा हॉट एयर ओवन का डोर है। तो ये हमारा हॉट एयर ओवन था। इसका जो टेम्परेचर और टाइम क्या होता रहेगा, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। मतलब हम इसमें 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करेंगे 2 घंटे के लिए। तो स्टेरिलाइजेशन के लिए इतना टेम्परेचर और टाइम रिक्वायर होता है। यूजेस क्या है हमारे हॉट एयर ओवन के, जो ग्लास वेयर्स होते हैं जैसे ग्लास सिरिंजेस, पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब, इन सबको हम स्टेरिलाइज करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लाइक स्कालपेल, सीजर्स एंड फोर्सेप्स, इन सबको भी हम क्या है, स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए हॉट एयर ओवन में, हम इसको ओवरलोड नहीं करेंगे, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड।
हमें ज़्यादा सामान नहीं रखना इसके अंदर स्टेरलाइज करने के लिए। जो मटेरियल हम अरेंज क्या करेंगे, मैनर में अरेंज करेंगे जो क्या है फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर को अलो करे। नेक्स्ट, मटेरियल टू बी स्टेरलाइज शुड बी परफेक्टली ड्राई। जो मटेरियल हमें स्टेरलाइज करना है वो क्या है, ड्राई होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क एक्सेट्रा शुड बी फिटेड विद कॉटन प्लग। जो टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क है वो हम उनको किसके साथ प्लग करेंगे, कॉटन के साथ। जो पेट्री डिश पिपेट्स हो गई वो उनको हमें पेपर में रैप करना है। जो रबर मटेरियल हो गया एक्सेप्ट सिलिकॉन रबर, और जो कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो जल्दी से फायर कैच कर लेता है, हम उसको अवन के इनसाइड नहीं रखेंगे क्योंकि जो रबर मटेरियल है हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकता है। द अवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर 2 आवर्स बिफोर ओपनिंग द डोर सिंस द ग्लासवेयर मे क्रैक बाय सडन कूलिंग। जो अवन है हम उसको मीन्स जो हमारा स्टेरिलाइजेशन के बाद उसको क्या है कूल होने देंगे, अवन को सडनली ओपन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने एकदम से सडनली ओपन कर दिया तो जो बाहर की कूलिंग है अंदर जाके मतलब मीन्स जो ग्लासवेयर्स हैं उस सडन कूलिंग से क्रैक हो सकते हैं। फिर आता है हमारा जो हीट है उसका सेकंड पार्ट, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इस मेथड यूज होते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में, अलग अलग टेम्परेचर पे करते हैं हम। एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और अबव मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा। तो हम पहले पढ़ते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क करते हैं। इसमें दो पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मिल्क को बॉईल करते हैं फिर उसको सडन कूल करते हैं। तो इसमें दो मेथड यूज होते हैं। होल्डर मेथड, इसमें हम 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं 30 मिनट्स के लिए, और फ्लैश मेथड होता है हम इसमें 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं 20 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद कूल करते हैं क्विकली कितने टेम्परेचर से, 30 डिग्री सेल्सियस और लोअर। फिर इसके बाद आता है हमारा इंस्पीसेशन। इंस्पीसेशन इसका जो बी पार्ट, इसमें क्या करते हैं, कोई भी सीरम हो गया या फिर एग मीडिया हो गया जैसे लोवेंस्टीन, जेनसेन और लोफलर्स, हम इसको स्टेराइल करते हैं। कैसे, हीट कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, हाफ आवर डेली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डे। मीन्स इंस्पीसेशन में हम क्या करेंगे, लगातार 3 दिन तक, आधे घंटे तक हम 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। कोई भी हमारा सीरम या फिर एग मीडिया हो गया उसको स्टेरलाइज करने के लिए। और जो इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज होता है इंस्पीसेशन में वो क्या होता है, इंस्पीसेटर। फिर नेक्स्ट हमारा एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करेंगे हम इस मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में। इसमें आता है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग फॉर 10 टू 30 मिनट्स किल मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म्स बट मैनी स्पॉन्स विच एंड बॉइलिंग फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। बॉइलिंग हम डेली लाइफ में भी हम वाटर की बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, 10 टू 30 मिनट्स के लिए बॉइल करेंगे, जिससे क्या हमारी सारी वेजिटेटिव फॉर्म्स किल हो जाएंगी, लेकिन इसमें स्पोर फॉर्म्स रह जाती है, मीन्स इनएक्टिव फॉर्म रह जाती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म की होती है। टिंडलाइजेशन में क्या करेंगे, हम स्टीम होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए ऑन 3 सक्सेसिव डेज। इसमें हम 3 सक्सेसिव दिन के लिए, लगातार 3 दिन तक 20 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, टेम्परेचर अबव मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे अंडर प्रेशर। तो इसमें हम पढ़ते हैं वाटर बॉइल्स व्हेन अ वेपर प्रेशर इक्वल दैट ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। हमारा जो वाटर होता है वो तभी बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एट सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तभी हमारा वाटर बॉयल करता है। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रेज एंड द बॉइलिंग टेम्परेचर इज आल्सो रेज। जैसे ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे ही हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। एट नॉर्मल प्रेशर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल प्रेशर पे जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करना स्टार्ट कर जाता है, लेकिन जैसे ही एक क्लोज्ड वेसल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे ही हमारा टेम्परेचर जिस पे हमारा वाटर बॉईल करेगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स क्लोज वेसल के अंदर प्रेशर इंक्रीज किया तो उसकी वजह से जिस टेम्परेचर पे हमारा वाटर बॉईल करता है वो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये सेम प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल हैज बीन अप्लाइड इन ऑटोक्लेव एंड प्रेशर कुकर। जो ये प्रिंसिपल है किसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम, ऑटोक्लेव और प्रेशर कुकर में। अब हम ऑटोक्लेव पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, स्टीम अबव 100 डिग्री सेल्सियस हैज अ बेटर किलिंग पावर देन ड्राई हीट। जो स्टीम होती है 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से ऊपर जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसकी बेटर किलिंग पावर होती है ड्राई हीट से ज्यादा। बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टिबल टू मॉइस्ट हीट एज बैक्टीरियल प्रोटीन कोagulate रैपिडली। जो बैक्टीरिया है वो ससेप्टिबल मीन्स सेंसिटिव, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं मॉइस्ट हीट से, क्योंकि जो बैक्टीरियल प्रोटीन है वो क्या है,
मॉइस्ट हीट में क्या है कोआगुलेट करने लगता है उनका प्रोटीन जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से बैक्टीरियल क्या हो जाता है, बैक्टीरियल सेल डेड हो जाता है। उसके सैचुरेटेड स्टीम कैन पेनिट्रेट पोरस मटेरियल इजीली। पोरस मींस पोर्स, तो जो सैचुरेटेड स्टीम है वो पोरस मटेरियल से क्या है इजीली पेनिट्रेट मींस इजीली अंदर एंट्री कर सकती है। व्हेन स्टीम कम इन कांटेक्ट टू विद द कूलर सरफेस इट कंडेंस टू वाटर। कंडेंसेशन हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, मींस जो स्टीम है वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। तो जब स्टीम जैसे ही एक कूलर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी उसका टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, एंड लिबरेट लेटेंट हीट टू दैट सरफेस। मींस स्टीम जिसके साथ जिस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में आ रही है वहां पे वाटर में चेंज हो जाएगी, और वो जो अपनी लेटेंट अपनी हीट है वो किसके अंदर लिबरेट, किसके अंदर पास कर देगी, उस सरफेस के अंदर अपनी हीट को क्या कर देगी, लिबरेट कर देगी। The larger reduction in volume sucks in more steam to that to the same side। जैसे ही मीन्स हमारी वॉल्यूम में क्या है, लार्ज रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टीम उस साइड पर क्या होगी, सक होगी, उस सेम साइड पर ज्यादा से ज्यादा स्टीम सक होगी, और ऐसे ही वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी उस आर्टिकल की। और वैसे ही क्या है उस आर्टिकल के साथ वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और उस आर्टिकल का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता जाएगा टू दैट ऑफ स्टीम। तो स्टेरिलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर हमारा 121 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो चैम्बर का प्रेशर होगा 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होगा, और होल्डिंग टाइम कितने मिनट के लिए करेंगे हम, 15 मिनट के लिए। हमारा ऑटोक्लेव होता है, ये इसका प्रेशर गोज होता है, ये प्रेशर बताता है चैम्बर के अंदर का, ये सेफ्टी वॉल्व होती है। जैसे ही हमारे चैम्बर का ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये सेफ्टी वॉल्व ओपन हो जाती है। ये रिलीज वॉल्व है, यहाँ से क्या है एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाती है, और ये कवर होता है हमारे ऑटोक्लेव को कवर करने के लिए। ये क्या होता है, इसके नट्स होते हैं, कवर टाइटनिंग नट्स मीन्स जो ये कवर होता है ये नट्स इसको टाइट करते हैं। ये बकेट होता है जिसके अंदर हम अपने आर्टिकल्स को रखते हैं जो हमें स्टेरिलाइज करने हैं, और ये स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर हमारा बकेट होता है। ये बॉडी होती है हमारे ऑटोक्लेव की, ये जैकेट होती है ताकि जो अंदर की हीट है वो बाहर ना जा सके। ये हमारा ऑटोक्लेव है। तो हमारा ऑटोक्लेव को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टू स्टेराइल कल्चर मीडिया रबर मटेरियल गाउन्स ड्रेसिंग ग्लव्स। हम कल्चर मीडिया रबर मटेरियल गाउन्स ड्रेसिंग ग्लव्स इन सबको क्या है स्टेरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। रबर मटेरियल हम हॉट एयर ओवन में नहीं कर सकते थे स्टेरलाइज, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर हीट की वजह से रबर मटेरियल क्या है हमारे मेल्ट हो सकते हैं। तो उनको स्टेरलाइज करने के लिए हमारा ऑटोक्लेव बेस्ट मेथड है। इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर मटेरियल विच कैन नॉट विथस्टैंड द हायर टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन। ये पर्टिकुलरली हम कहाँ किन मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव, जो क्या हायर टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, जो हॉट एयर ओवन का हायर टेम्परेचर होता है उनको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। For all glass syringes, hot air oven is a better sterilizing method। जितने भी ग्लास syringes है उनके लिए hot air oven better sterilizing method होता है। फिर हमारा फिजिकल मेथड का नेक्स्ट था ओजोन। तो ओजोन पढ़ेंगे, लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन बाय ओजोन। मींस जो ओजोन में क्या है, लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन होती है। ओजोन स्टेरिलाइजर यूजेस ऑक्सीजन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस ओजोन। जो हमारा ओजोन स्टेरिलाइजर होता है वो क्या यूज करता है, वो हमारा क्या यूज करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है, वाटर को यूज करता है, और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है ओजोन को प्रोड्यूस करने के लिए। विद इन स्टेरिलाइजर प्रोवाइड स्टेरिलाइजेशन विदाउट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक केमिकल। जो हमारा ओजोन स्टेरिलाइजेशन प्रोवाइड करता है बिना कोई टॉक्सिक केमिकल्स को प्रोड्यूस किए। ये कितने टेम्परेचर पर रन करता है, ये लोअर टेम्परेचर पर रन करता है 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से इसको हमने कहा था लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन। इन दिस मेथड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड इनटू ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कौन सा होता है, O2। जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो O2 होगा, वो किस में सेपरेट हो जाएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। मींस एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में क्या एटॉमिक ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जो O2 है वो किस में सेपरेट हो जाएगा, O एंड O इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये O2 है और O में सेपरेट हो जाएगा, और किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा लगा लेते हैं हम, ऐसे ही हमारा क्या है, एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ठीक है। फिर ये सेपरेट हुआ एटॉमिक ऑक्सीजन में O एंड O। ये हमारे दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, इंटेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या है, O एंड O एटॉमिक ऑक्सीजन में किस में है, कन्वर्ट हो गए। तो जो द एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन विद अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म
मीन्स ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन सेपरेट होके बने थे हमारे एटॉमिक ऑक्सीजन, बाद में क्या है जो 3 एटॉमिक ऑक्सीजन कन्वर्ट करें, सॉरी, ये जो सेपरेट हुए थे ऑक्सीजन, ये एक साथ मिलके हमारा फॉर्म करते हैं O3 मीन्स ओजोन। क्या फॉर्म करेंगे? ओजोन। पहले तो ये O2 से एटॉमिक ऑक्सीजन में सेपरेट हुए, फिर 3 ऑक्सीजन मिलके हमारे क्या फॉर्म कर रहे हैं? O3 ओजोन। तो जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन है कंबाइन करते हैं दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए? हमारा ओजोन फॉर्म करने के लिए क्या है, ये कंबाइन कर जाते हैं। द ओजोन प्रोवाइड अ स्टेरिलिटी एश्योरेंस ऑफ 10 to 60%। जो हमारा ओजोन है वो क्या है? स्टेरिलिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है 10 to 60 इन अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे में ही हमें स्टेरिलिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है अप टू 10 to 60%। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ओजोन में। ये था हमारा ओजोन के बारे में। फिर आता है हमारा फिल्ट्रेशन, फिजिकल मेथड का नेक्स्ट मेथड है इसमें फिल्ट्रेशन। दिस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूजफुल फॉर सब्सटेंस विच गेट डैमेज बाय हीट प्रोसेस। जो ये मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, ये यूजफुल होता है उन सब्सटेंस के लिए जो क्या हीट प्रोसेस की वजह से डैमेज हो गए हैं, जैसे सेरा, शुगर्स, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस। तो फिल्ट्रेशन को हम कहाँ कहाँ किन चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं? सेरा, शुगर्स और जो एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस हो गए, टॉक्सिन्स या फिर बैक्टीरियोफेजेस फ्रॉम बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए, हाइड्रेटेड फ्लूइड को स्टेरिलाइज करने के लिए। फिर हम फिल्टर्स के टाइप देखते हैं। अर्दनवेयर कैंडल्स, दीज फिल्टर आर यूजुअली मेड इन फॉर्म ऑफ होलो कैंडल। जो ये फिल्टर होते हैं अर्दनवेयर कैंडल होते हैं, ये होलो कैंडल की फॉर्म में होते हैं। जो लिक्विड है हम इस कैंडल के अंदर से पास करते हैं, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रेड ऑफ पोरोसिटी। मीन्स जो ये अलग अलग ग्रेड ऑफ पोरोसिटी मीन्स अलग अलग पोर्स का साइज होता है, उसके हिसाब से हमें ये कैंडल्स अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टोस डिस्क फिल्टर। हम इनको सिड्स फिल्टर भी कहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टोस मीन्स ये मैग्नीशियम सिलिकेट के बने होते हैं। द फिल्टर इज सपोर्टेड ऑन अ मेटल माउंट। जो फिल्टर डिस्क है वो किससे सपोर्टेड होती है? मेटल माउंट के ऊपर सपोर्ट होता है। आफ्टर यूज द फिल्टर, एक बार यूज करने के बाद जो फिल्टर डिस्क है हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एंड नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर। तो ये 4 टाइप्स थे हमारे फिल्टर के। फिर नेक्स्ट है फिजिकल मेथड का नेक्स्ट टाइप है रेडिएशन। हम 2 टाइप की रेडिएशन यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन में, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो हम आयोनाइजिंग रेडिएशन पढ़ते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन इंक्लूड, आयोनाइजिंग रेडिएशन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? गामा रेज, एक्स रेज एंड कॉस्मिक रेज। दे आर हाईली लीथल टू ऑल सेल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। जो ये रेज होती है हाईली लीथल मीन्स डेंजरस, ज्यादा डेंजरस होती है सेल्स के लिए इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। दे डैमेज डीएनए बाय वेरियस मैकेनिज्म। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करते हैं अलग अलग मैकेनिज्म से। अगर डीएनए ही डैमेज हो गया तो बैक्टीरिया भी क्या कर जाएगा? डाई कर जाएगा। Gamma radiations are commercially used for sterilization of disposable items such as plastic syringes, swabs, culture plates, cannulas, catheter, etc. जो हमारे जो गामा मीन्स जो कैनुलास, कैथेटर्स वगैरह, कल्चर प्लेट्स, प्लास्टिक सिरिंज, स्वैब्स, इन सबको जो ये सारे डिस्पोजेबल आइटम है इनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम मोस्ट कॉमनली कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं? गामा रेडिएशन। फिर हम पढ़ते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। सेकंड टाइप पार्ट है रेडिएशन, सेकंड टाइप है रेडिएशन का। दीज इंक्लूड इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा यूवी रेडिएशन। इसके मींस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या क्या आता है हमारा? इंफ्रारेड एंड यूवी रेडिएशन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं हैव मार्क्ड बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी। बैक्टीरियोसाइडल मींस अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये क्या है? इनके पास क्या बैक्टीरियल साइडल एक्टिविटी होती है, ये बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। इट एक्ट बाय डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन एंड इंटरफेरेंस विद रेप्लिकेशन। जो यूवी रेडिएशन वो कैसे वर्क करती है, कैसे एक्ट करती है? डीनेचर करती है बैक्टीरियल प्रोटीन को। मीन्स जो बैक्टीरियल प्रोटीन होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड होते हैं उनको वीक करती हैं, और वीक होने की वजह से वो क्या है? प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इंटरफेरेंस विद डीएनए रेप्लिकेशन, और जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर उसके अंदर भी इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से सेल क्या है? डाई कर जाता है। यूवी रेडिएशन यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग एनक्लोज्ड एरिया सच एज बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, इनोकुलेशन हुड, लेमिनार फ्लो एंड ऑपरेशन थिएटर। जो हमारी यूवी रेडिएशन है किन चीज़ों को डिसइंफेक्ट, जो एनक्लोज्ड एरिया, जो बंद एरिया होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी हो गई, इनोकुलेशन हुड हो गई। इनोकुलेशन हुड एक चैम्बर होता है जो हम किस लिए यूज करते हैं? बैक्टीरिया या फिर
बैक्टीरिया फ्री या फिर फंगल फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए होते हैं ये जो इनोकुलेशन होड्स होते हैं। लेमिनार फ्लो भी चैम्बर टाइप होते हैं, और या फिर ऑपरेशन थिएटर्स को भी स्टेरलाइज करने के लिए यूवी रेडिएशंस को हम यूज करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आगे हम केमिकल मेथड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट केमिकल मेथड वाला पार्ट आएगा। So that's our today's our topic. I hope आप सबको समझ में आया होगा। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.